तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। आराम। फीहोंग अमरनाथ के शयन कक्ष में वीर प्रताप अपनी प्रिय पत्नी बाई किनकिंग की मदद कर रहा था एक छोटे संसार को जन्म देने में। उस समय बाई किनकिंग का चेहरा गुलाबी हो रहा था और उसकी पूरी देह पर एक सुर्खिमा फैली हुई थी। उसने नीचे झुककर बाई किनकिंग के पसीने से भीगे चेहरे को देखा। उसके माथे पर खुशबूदार पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वीर प्रताप ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसके बिखरे हुए बालों को संवारा, फिर धीरे से बोला, अपने शरीर के अंदर उस छोटे संसार को महसूस करो। ये सुनते ही बाई किनकिंग ने बिना किसी झिझक के अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसकी दिव्य चेतना एक अंधेरे, सूने और बिल्कुल खाली संसार में पहुंच गई। वहां न कुछ था, न कोई आवाज, बस अंधकार और शून्यता। तभी वीर प्रताप की गहरी, आश्वस्त करने वाली आवाज उसके कानों में गूंजी, ये बच्चा संसार अभी गर्भावस्था की अवस्था में है, इसे परिपक्व होने में कुछ समय लगेगा। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाएगा तब इसमें जीवन की सृष्टि शुरू होगी। ये शब्द सुनकर बाई किनकिंग के मन से एक बोझ हल्का हो गया। उसे लगा था कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, लेकिन अपने पति के मुंह से ये सुनकर उसे पूरी तरह राहत मिल गई। उसकी दिव्य चेतना तुरंत उस छोटे संसार से बाहर आ गई। जब बाई किनकिंग ने फिर से आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी नाक वीर प्रताप की नाक से सटी हुई है। वह गहरी ममता और प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। बाई किनकिंग के मन में फिर से शर्म की लहर दौड़ गई। उसके शरीर के तनाव को महसूस करके वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, क्या बात है किनकिंग, अब भी शरारत कर रही हो? इतने दिनों के बाद भी तुम्हारे मन में यही बात घूम रही है? बाई किनकिंग ने हल्का सा अपना शरीर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। वह थकी हुई थी, फिर भी वीर प्रताप उसके लिए सब कुछ था। अगर वह चाहे तो वह अंत तक उसके साथ देने को तैयार थी। पर इस बार वीर प्रताप ने आगे नहीं बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए बगल में लगे सिस्टम इंटरफेस की ओर देखा। मेजबान ने अपनी पत्नी को एक बच्चा संसार गर्भ धारण कराया है। इनाम स्वरूप सेंट लेवल ट्रांसपोर्टेशन एरे प्राप्त हुआ है। सोचते हुए वीर प्रताप ने बाई किनकिंग के नर्म शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और करवट बदलकर उसे अपने ऊपर लिटा लिया। उसकी एक बड़ी हथेली उसके चिकने मुलायम पीठ पर रख दी और उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। फिर उसने सेंट लेवल ट्रांसपोर्टेशन एरे का विवरण खोला। सेंट लेवल ट्रांसपोर्टेशन एरे इस ब्रह्मांड के किसी भी संसार में इस एरे को स्थापित कर देने पर पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। इस क्षमता को पढ़कर वीर प्रताप हैरान रह गया। क्या सचमुच एक सेंट लेवल एरे इतनी भयंकर शक्ति रखता है कि पूरे ब्रह्मांड में दूरी कोई मायने नहीं रखेगी? उसे तो लगा कि इसे कम से कम गॉड लेवल ट्रांसपोर्टेशन एरे कहना चाहिए। अगर सेंट लेवल में इतनी शक्ति है तो गॉड लेवल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था, सिस्टम ने सूचना दी, सेंट लेवल ट्रांसपोर्टेशन एरे बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए ठिठका। फिर उसने तुरंत जरूरी आध्यात्मिक पत्थरों की मात्रा देखी। एक नजर में तो बस शून्यों की भरमार दिखाई दी, और वह भी आध्यात्मिक क्रिस्टल में। 10 सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थरों से एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे भी एक सेंट लेवल एरे बनाने जितने क्रिस्टल इकट्ठा नहीं हो सकते थे। उसके अलावा यह एरे 2 अलग अलग संसारों में स्थापित होना जरूरी था। अगर एक संसार में सिर्फ एक तरफ का एरे बना तो वह बेकार था। एक तो महंगा, ऊपर से 2 लगाने पड़ेंगे। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, अभी भी वह काफी गरीब है। उसे जल्दी से जल्दी और अधिक आध्यात्मिक पत्थर और क्रिस्टल कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसी समय बाई किनकिंग उसके सीने पर लेटी हुई चुपचाप उसे देख रही थी। चाहे जितनी बार देखे, जिस कोण से भी देखे, उसके नीचे लेटा ये पुरुष हमेशा इतना आकर्षक और सुंदर लगता था। सुख के क्षण बीत जाने के बाद भी उसे उसकी छाती से चिपक कर पड़े रहना बेहद अच्छा लगता था। वह इन शांत, गर्मजोशी भरे पलों को बहुत पसंद करती थी। बस यूं ही वीर प्रताप की बाहों में पड़ी रहना, उसकी गर्माहट महसूस करना उसके लिए यही सबसे बड़ा सुख था। दरअसल वीर प्रताप की सारी स्त्रियां ऐसी ही थीं। वे सब उसे अपनी बाहों में समेटकर प्रेम और स्नेह की छाया में लेटे रहना बहुत पसंद करती थीं। नानगोंग युए हुआ उस समय वीर प्रताप की ओर ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। अभी अभी उसने उसे इतना परेशान किया था कि उसके मन में हल्की हल्की नाराजगी होना स्वाभाविक था। इतने में वीर प्रताप के मन में एक ठंडी, स्पष्ट सूचना गूंज उठी। युन शियान ने सफलतापूर्वक एक बच्चा संसार को पाल पोस कर विकसित किया है। इनाम स्वरूप स्वर्गीय विस्फोट रून प्राप्त हुआ है। सूचना सुनते ही वीर प्रताप ने उत्सुकतावश स्वर्गीय विस्फोट रून का विवरण खोल दिया। स्वर्गीय विस्फोट रून बुनियादी विस्फोट तंत्र चित्र का उच्च स्तरीय रूप। इसे रून हथियार बनाने
में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी भयंकर शक्ति को रोकने के लिए अत्यंत दुर्लभ और कीमती सामग्री की आवश्यकता होती है, अन्यथा हथियार फट सकता है और स्वयं धारक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। विवरण पढ़कर वीर प्रताप सोच में पड़ गया। ये वस्तु सचमुच उत्तम थी। बुनियादी विस्फोट तंत्र चित्र से बने हथियार तो किसी साधारण व्यक्ति को भी स्वर्गीय मानव क्षेत्र के साधक को मार गिराने की शक्ति दे देते थे। अब जब उसे स्वर्गीय स्तर का विस्फोट रून मिल गया है, तो बनाए जाने वाले रून हथियारों की शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। इस विचार मात्र से वीर प्रताप के मन में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उत्तेजित होकर उसकी रुचि फिर जाग उठी। सामने खड़ी इस ठंडी और सुंदर स्त्री को देखते ही वह खुद को रोक न सका और फिर से व्यस्त हो गया। नानगोंद युए हुआ ने दांत भींच लिए। ये शैतान, उसे क्या सूझ गया अचानक। अभी तो उसने सोचा था कि इस बार बात खत्म हो गई। वे 1 महीने से अधिक समय से साथ थे और अब वह खुद को उसके अंत के समान महसूस करने लगी थी। इधर समुद्र तट संप्रदाय चांगहाई सैक में 1 वर्ष की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार लिए हाओयान एक बाहरी संप्रदाय के जंग लाओ की नजर में आ गया था और अब वह उसका शिष्य बन चुका था। उस बाहरी संप्रदाय के जंग लाओ की मदद से न सिर्फ लिए हाओयान की शक्ति पूरी तरह वापस लौट आई थी, बल्कि उसकी दिव्य आत्मा भी कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी। उस समय एक पहाड़ी की चोटी पर एक वृद्ध जंग लाओ दूर के पर्वतों की ओर देखते हुए अपने पीछे खड़े लिए हाओयान से बोला, हाओयान, तुम्हारी शक्ति अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर भेजने का अवसर ढूंढ रहा है। तुम्हारी जड़ें विशेष रूप से उत्तम नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ति ठीक ठाक है। साथ ही तुम्हारी साधना के प्रति लगन देखकर भविष्य में तुम आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हो। ये सुनकर लिए हाओयान ने तुरंत उत्तर दिया, जी गुरुदेव, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। ज़ो फेंग ने कहा, अच्छा, अब तुम जाकर तैयारी कर लो। ज़ो फेंग के शब्द समाप्त होते ही लिए हाओयान तुरंत नहीं गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसके मन में कुछ और भी है। ज़ो फेंग ने पूछा, क्या बात है? तुम्हें कुछ और कहना है क्या? लिए हाओयान बोला, गुरुदेव, एक बात है जिसे शिष्य नहीं जानता कि आपको बतानी चाहिए या नहीं। ज़ो फेंग ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? साफ साफ कहो। लिए हाओयान सामान्यतः साधना में डूबा रहता था और कभी कुछ मांगता नहीं था। आज अचानक उसे कुछ कहना है, ये देखकर ज़ो फेंग को उत्सुकता हुई। लिए हाओयान ने कहा, शिष्य कभी एक राजवंश का सम्राट था। एक दिन मेरे अधीनस्थों ने पड़ोसी संसार में एक महान सम्राट की समाधि की खोज की थी। लिए हाओयान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ज़ो फेंग ने तुरंत टोक दिया, रुको, महान सम्राट की समाधि? क्या तुम सच कह रहे हो? लिए हाओयान बोला, शिष्य जो कुछ भी कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। वह एक निचला संसार है, लेकिन वहाँ के साधक विनाश वापसी क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं और उनके पास अनेक स्वर्गीय श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उस संसार को किसी अत्यंत शक्तिशाली एग्जिस्टेंस ने प्रतिबंधों से सील कर रखा है। वह निचला संसार शिष्य के मूल संसार के बिल्कुल निकट है। फिर भी मेरा राजवंश इतने लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन हमारे पूर्वजों को कभी उस संसार का पता नहीं चला। लिए हाओयान की बातें सुनकर ज़ो फेंग कुछ देर तक चुप रहा। सच कहें तो उसे पहले तो पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन किसी शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा इतने मजबूत प्रतिबंधों से सील किया गया संसार निश्चित रूप से खजानों से भरा होगा। उसके अलावा वहाँ विनाश वापसी क्षेत्र के साधक पैदा हो सकते हैं और स्वर्गीय श्रेणी के हथियार मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ महान सम्राट की समाधि होने की संभावना वाकई हो सकती है। अगर बात सच है तो ज़ो फेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने लिए हाओयान की ओर देखकर पूछा, हाओयान, वह संसार के तारामंडल में है। अगर यह बात संप्रदाय को बताई गई और वहाँ सचमुच महान सम्राट की समाधि मिली तो सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें मिलेगा। फिर तुम्हारा आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश लगभग तय हो जाएगा। लिए हाओयान ने तुरंत उत्तर दिया, वह संसार तियानचेन विश्व कहलाता है और अराजक तारा सागर में स्थित है। ये नाम सुनते ही ज़ो फेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अराजक तारा सागर, ये जगह क्या है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। ज़ो फेंग ने पूछा, तुम जिस अराजक तारा सागर की बात कर रहे हो, मैंने कभी उसके बारे में सुना तक नहीं। लिए हाओयान ने शीघ्रता से कहा, अराजक तारा सागर एक जंगली और उथला तारामंडल है, जहाँ मृत्यु भरे संसार बहुत है और समय स्थान की उथल पुथल लगातार होती रहती है। गुरुदेव को इसका पता न होना आश्चर्य की बात नहीं। ज़ो फेंग बोला, तो बस एक जंगली तारामंडल है, इसलिए मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन चूंकि तुम अराजक तारा सागर से आए हो तो तुम्हें वहाँ वापस जाने का रास्ता भी पता होगा, है न? यह है। लिए हाओयान को असमंजस में देखकर ज़ो फेंग ने हल्का भौहें चढ़ाई और बोला, तुम अराजक तारा सागर से आए हो और मुझे बता रहे हो कि तुम्हें वहाँ वापस जाने का रास्ता नहीं पता। लिए हाओयान ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव से सच्ची बात कहूँ तो जब से शिष्य ने स्वेच्छा से अराजक तारा सागर छोड़ा है, तब से मुझे दिशा का ज्ञान ही खो गया है। मैं 1 वर्ष से उस तारामंडल का नक्शा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ये सुनकर ज़ो फेंग क्रोधित होने के बजाय और भी गहरी मुस्कान लेकर बोला, ठीक है, अभी इस बात को संप्रदाय को मत बताना।
मुस्कुराना। आखिर तुम्हें रास्ता भी नहीं पता और यह भी नहीं मालूम कि तुम जो कह रहे हो वह सच है या नहीं। अगर अंत में वह महान सम्राट की समाधि नहीं मिली तो संप्रदाय तुम्हें दंड अवश्य देगा। इसके बजाय ऐसा करो, मैं कुछ लोगों को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। तुम अराजक तारा सागर वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढो। अगर तुम्हें उसका तारा नक्शा मिल जाए तो मैं तुरंत तुम्हारी ओर से संप्रदाय को सूचना दे दूंगा। ये सुनकर लिए हाओयान प्रसन्न होकर बोला, शिष्य गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ज़ो फेंग ने सिर हिलाया, हम अभी के लिए यही ठीक रहेगा। जी गुरुदेव। इसके बाद लिए हाओयान मुड़कर चला गया। उसकी जाती हुई आकृति को देखते हुए ज़ो फेंग के होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी दाढ़ी सहलाए और मन ही मन कुछ गहरी योजना बनाने लगा। उसने तय कर लिया था कि महान सम्राट की समाधि वाली खबर अभी संप्रदाय को नहीं बताएगा। जितने कम लोग इस वारिस और अफसरों के बारे में जानेंगे उतने कम प्रतिद्वंद्वी होंगे। सबसे अच्छा यही है कि जितना हो सके कम लोग जाने। पहले वह खुद अराजक तारा सागर का पता लगाएगा, फिर वहां जाकर खुद खोजबीन करेगा। समय बीतता गया और वीर प्रताप की साधना में प्रगति अब और भी धीमी पड़ने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अड़चन आ गई हो। अब चाहे वह अकेले साधना करता या अपनी पत्नियों के साथ द्वैत साधना, उसे अपनी सीमा में कोई खास सुधार महसूस नहीं होता था। पलक झपकते ही एक और वर्ष बीत गया। तीनों संसार अब लगभग पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुल मिल चुके थे। तियानचेन संसार दिन प्रतिदिन और अधिक समृद्ध एवं समृद्धिशाली होता जा रहा था। तियानचेन संसार अब औद्योगिक युग में प्रवेश कर चुका था। आध्यात्मिक चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण आम लोगों को भी अब इसे खाने का अवसर मिलने लगा था। साधकों के लिए यह आध्यात्मिक चावल उनकी साधना को तेज करता और उनकी अवस्था को मजबूत बनाता था, जबकि जो साधारण लोग साधना नहीं कर सकते थे उनके लिए भी यह चावल बड़ा वरदान था। यह आयु बढ़ाता था और थोड़ी मात्रा में कई दिनों तक भूख मिटा देता था। अब आम लोगों के सामने भूखमरी की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी थी। काला ड्रैगन नगर, शाही महल। वीर प्रताप युन शियान के नर्म और सुकुमार शरीर पर लेटा हुआ था। दोनों इस समय पूर्ण सामंजस्य में थे। उनकी छातियां एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रही थीं। तभी युन शियान धीरे से बोली, आध्यात्मिक चावल आम लोगों को बेचने का विचार सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, औद्योगिक युग में प्रवेश करने के लिए प्रजा को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। अब जब आध्यात्मिक चावल का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि कमी नहीं रही, तो आम लोगों को कुछ बेचना बुरा नहीं है। सिस्टम ने शुरू में जो आध्यात्मिक चावल के बीज दिए थे वे अत्यंत उन्नत थे। बार बार बोने के बाद प्रति मुंह की पैदावार 10,000 किलो से भी अधिक हो चुकी थी। इसके अलावा वीर प्रताप ने लिए यान संसार में विशाल क्षेत्रों में भूमि आरक्षित कर रखी थी। वह मध्यम स्तर का साधना संसार था जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। वहां उगाए गए आध्यात्मिक चावल की पैदावार और भी बढ़ गई थी। अब तो आध्यात्मिक अनाज का भंडार सामान्य चावल से भी अधिक हो गया था। ऐसी अतिरिक्त मात्रा को आम लोगों तक पहुंचाना ही उचित था। हालांकि आध्यात्मिक चावल की कीमत सामान्य चावल से कुछ अधिक थी, लेकिन वह बेहद पौष्टिक और भरपेट था। अगर कोई साधारण व्यक्ति पूरे वर्ष आध्यात्मिक चावल खाए तो उसका खर्च सामान्य चावल से भी कम पड़ जाता था। वीर प्रताप आगे बोला, हालांकि साधना संसार में बलवान ही जीवित रहता है का सिद्धांत माना जाता है, लेकिन मेरे संसार में मैं अपनी प्रजा को भूखा नहीं देखना चाहता। युन शियान ने कहा, साधना संसार में संसाधन सीमित है। अगर तुम ज्यादा ले लोगे तो दूसरों के पास कम रह जाएगा। युन शियान बलवान ही जीवित रहता है कि सिद्धांत की पूरी तरह समर्थक नहीं थी, लेकिन साधना संसार की यही रीत थी। इसे इच्छा मात्र से नहीं बदला जा सकता था। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी लोग बस लालची हो जाते हैं। देखो न, हमने तो आध्यात्मिक चावल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा आम लोगों को दिया, फिर भी तियानचेन, जियांग और लिएयान तीनों संसारों में अब साधारण लोग भूख से नहीं डरते। युन शियान बोली, सामान्य आध्यात्मिक चावल की पैदावार इतनी अधिक नहीं होती। वीर प्रताप के आध्यात्मिक चावल की पैदावार सामान्य साधना संसार के चावल से 10 गुना से भी अधिक थी। ऐसे में इसे आम लोगों को बेचना कैसे संभव हो सकता था। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, ये बात सच है। अपनी बात समाप्त करते ही वीर प्रताप ने युन शियान की कमर को हल्के से पकड़ा और धीरे से करवट बदल दी, उसे अपने ऊपर लिटा लिया। तभी युन शियान ने पूछा, मेरे शरीर के अंदर जो बच्चा संसार है, क्या उसी से कोई विशेष शक्ति मिल रही है जिसके कारण मेरी साधना की अवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है। जब से उस बच्चा संसार को विकसित किया गया था, उसकी साधना अवस्था तेजी से बढ़ रही थी। मात्र 1 वर्ष में वह विनाश वापसी क्षेत्र के निकट पहुंच चुकी थी। युन शियान को वह शक्ति अज्ञात लगती थी, लेकिन उसे ये भी महसूस होता था कि वह उसके लिए हानिकारक नहीं है। वीर प्रताप ने शांत स्वर में समझाया, वह मूल शक्ति है। हम दोनों ने मिलकर जिस बच्चा संसार को जन्म दिया है, वह कुछ मात्रा में मूल शक्ति उत्पन्न करता है, जो हमारी साधना में सहायता करती है। ये सुनकर युन शियान थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। मूल शक्ति। युन किंशु का प्रकटीकरण होने के कारण वह मूल शक्ति के बारे में जानती थी, हालांकि सिर्फ नाम और महत्व ही जानती थी।
थी। मूल शक्ति इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति मानी जाती थी। प्राचीन युग में कहा जाता था कि जिसने मूल शक्ति पर अधिकार प्राप्त कर लिया वह पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार प्राप्त कर लेता है और महान विपत्ति को रोकने में सक्षम हो जाता है। पर महान विपत्ति आने तक भी किसी ने मूल शक्ति को नियंत्रित नहीं किया था और अंत में प्राचीन युग नष्ट होकर रीसेट हो गया। क्या वाकई यह मूल शक्ति है? अब समझ में आया कि इस संसार की स्वर्गीय इच्छा उसे क्यों भयभीत लगती थी। मूल शक्ति में सर्वोच्च नियम निहित है जो अन्य सभी ब्रह्मांडीय नियमों से ऊपर है। उसके शरीर में मूल शक्ति होने के कारण वह इस संसार की स्वर्गीय इच्छा को कुछ हद तक दबाए रखती थी, इसलिए वह उससे डरती थी। इस समय युन शियान ने फिर से वह प्रश्न पूछ लिया जिसे वह बहुत दिनों से जानना चाहती थी। वीर प्रताप, मुझे अब और भी अधिक जिज्ञासा हो रही है। तुम आखिर हो कौन? एक बच्चा संसार के साथ विकसित होने से मूल शक्ति उत्पन्न होना, ये बात सुनी सुनाई में भी नहीं थी। युन किंशु की सारी स्मृतियों के बावजूद वीर प्रताप का असली स्वरूप उसके ज्ञान से परे था। स्त्री पुरुष संबंधों के माध्यम से मूल शक्ति प्राप्त करना, ये बात किसी को भी अविश्वसनीय लगेगी। पहले वह सोचती थी कि वीर प्रताप का ध्यान सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधों पर है और वह सिर्फ द्वैत साधना जानता है। उसे लगता था कि ऐसे व्यक्ति के लिए सम्राट बनना कठिन होगा। अब लग रहा था कि वह खुद बहुत अनुभवहीन थी। अपनी बात समाप्त करते ही युन शियान धीरे से उठी। उसने दोनों हाथों को वीर प्रताप के सिर के दोनों ओर रखा और झुककर सीधे उसकी आंखों में देखा। उसी क्षण वीर प्रताप ने अपनी दोनों हथेलियां उठाईं और खेल खेल में उसके शरीर को सहलाने लगा। युन शियान को कोई आपत्ति नहीं थी, वह इस बात की आदी हो चुकी थी। इसके अलावा इस समय वे दोनों घनिष्ठ अवस्था में ही थे। उसके सामने वाले अंक को सहलाते हुए वीर प्रताप बोला, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आखिर हूं कौन। यह है। युन शियान को इस उत्तर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कोई व्यक्ति खुद को नहीं जानता, ये कैसे संभव है? उसके मन में एक झटका सा लगा। खुद वह भी पहले नहीं जानती थी कि वह युन किंशु का प्रकटीकरण है। क्या कहीं वीर प्रताप भी किसी महान शक्ति का प्रकटीकरण तो नहीं? जैसे ही युन शियान ये सोच रही थी, वीर प्रताप आगे बोला, मेरी स्मृतियां अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हैं। जब मैं अपनी स्मृतियों की मुहर खोल दूंगा तब शायद मुझे पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। वीर प्रताप का उत्तर कोई बहाना नहीं था। वह सचमुच नहीं जानता था कि वह कौन है। उसे अपनी पृथ्वी वाली जिंदगी अच्छी तरह याद थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली पूर्व जन्म पृथ्वी का नहीं बल्कि शेनवु सम्राट का पुत्र था। अब तो उसे ये भी शंका होने लगी थी कि पृथ्वी वाली स्मृतियां आकाश विकास पत्थर ने पुनर्जन्म के समय उसके मन में डाली हुई झूठी स्मृतियां तो नहीं है। अगर पृथ्वी की सारी यादें झूठी थी तो आकाश विकास पत्थर ने उसे ऐसी झूठी यादें क्यों दी? और यह सिस्टम क्या है? वीर प्रताप पहले इन सवालों पर बहुत सोचता था, लेकिन अब वर्षों बीतने के बाद वह इन बातों को सुझाने में आलसी हो गया था। सिस्टम के पीछे कोई षड्यंत्र हो या न हो, जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तो सब कुछ स्वयं सामने आ जाएगा। युन शियान ने देखा कि वीर प्रताप मजाक नहीं कर रहा है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वह धीरे से झुककर फिर से उसके चौड़े सीने पर लेट गई। अपनी पतली बर्फ जैसी सफेद बाहों से उसकी मजबूत कमर को कसकर जकड़ लिया। वह चुपचाप इस विद्रोही शिष्य की बाहों में लेटी रही। ये सुकून उस घनिष्ठ क्षण से भी बढ़कर था, एक आध्यात्मिक तृप्ति थी जो मन और आत्मा दोनों को भर देती थी। वीर प्रताप ने देखा कि युन शियान अब पूरी तरह एक नाजुक स्त्री की तरह उसके सीने से चिपकी हुई है, तो उसके मन में एक गर्व भरी मुस्कान उभर आई। जीवन के सबसे मधुर सुखों में से एक यही है। जो कभी बर्फ जैसी ठंडी पड़ी थी, आज वह पूरी तरह उसके वश में आ चुकी थी। वीर प्रताप ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे युन शियान के चांदी जैसे सफेद बालों को सहलाने लगा। उसकी उंगलियां रेशम जैसे बालों में से गुजरती रहीं। दोनों अब चुप थे, बस एक दूसरे की देह की गर्माहट महसूस करते हुए उस घनिष्ठता के बाद के सुकून को चुपचाप शांत शोह कर रहे थे। वह पल बेहद मधुर था। इसी दौरान युन शियान के मन में विचार आया, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका यह विद्रोही शिष्य उसके साथ इस रिश्ते तक पहुंच जाएगा। शुरू में तो वह सिर्फ उसे एक मोहरा बनाना चाहती थी। काश ये दिन हमेशा ऐसे ही चलते रहें। जैसे ही वीर प्रताप उसके बालों से खेल रहा था, तभी उसके कानों में एक सूचना गूंजी। बाय किंग ने सफलतापूर्वक एक बच्चा संसार को जन्म दे दिया है। बधाई हो मेजबान, आपको स्वर्गीय तंत्र चित्र हथियार का नक्शा प्राप्त हुआ है। ये सुनकर वीर प्रताप के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार बाय किंग ने बच्चा संसार जन्म दिया। उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और अपनी दिव्य चेतना को सीधे बाय किंग के बच्चा संसार में भेज दिया। जैसे ही वह उस संसार में पहुंचा, उसे वहां बाय किंग की दिव्य चेतना भी मौजूद दिखाई दी। बाय किंग अभी अभी अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस कर रही थी। उसने अपनी दिव्य चेतना से जांच की तो अचानक उसे वीर प्रताप भी वहां दिख गए। दासी आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, किंग अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बाय किंग ने उत्तर दिया, महाराज। दासी को अचानक एक विचित्र और शक्तिशाली ऊर्जा अपने शरीर में घुसती हुई महसूस हुई। दासी की शक्ति और अवस्था दोनों में बहुत बड़ा सुधार
तैयार हुआ है। वीर प्रताप बोला, जब भविष्य में तुम्हारा बच्चा संसार और अधिक जीवों को जन्म देगा, खासकर बुद्धिमान जीवों को, तब तुम्हें इस शक्ति की और अधिक मात्रा मिलेगी। तुम्हारी शक्ति और साधना अवस्था और भी मजबूत हो जाएगी। ये सुनकर बाई किंकिंग ने तुरंत कहा, दासी महाराज के इस महान उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती है। पहले बाई किंकिंग को बच्चा संसार के महत्व का अंदाजा नहीं था। पिछले 2 वर्षों में उसने इसकी ओर खास ध्यान नहीं दिया था। आज पहली बार उसे समझ आया कि वीर प्रताप ने उसे कितना बड़ा अवसर दिया है। वीर प्रताप ने कहा, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। उसकी बात खत्म होते ही उसकी दिव्य चेतना बाई किंकिंग के बच्चा संसार से बाहर आ गई। होश में आते ही वीर प्रताप ने स्वर्गीय तंत्र चित्र हथियार का नक्शा खोल दिया। नक्शे में हथियार का नाम नहीं लिखा था। फिलहाल वीर प्रताप को हथियार की श्रेणी में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह उत्सुकता से उन सामग्रियों को देखने लगा जिनकी जरूरत इस हथियार को बनाने के लिए थी। उसके लिए नक्शे का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि क्या उसके पास अभी वे सामग्रियां उपलब्ध हैं या नहीं। नक्शा मिलने के बावजूद अगर सामग्री न हो तो नक्शा बेकार था। जल्दी ही उसकी नजर सामग्री वाले भाग पर पड़ी। इस रून हथियार को बनाने के लिए मुख्य सामग्री थी चमकता सोना, वाइब्रेंट गोल्ड, जो मुख्य रूप से अमर नावों को बनाने के काम आता था। ये देखकर वीर प्रताप ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि स्वर्गीय स्तर के तंत्र चित्र हथियार के लिए सामग्री अत्यंत दुर्लभ होगी, लेकिन ये तो वही सामग्री थी जो अमर नाव बनाने में इस्तेमाल होती है। हालांकि लिए यान संसार में भी कुछ चमकता सोना था, लेकिन अधिकांश पहले ही अमर नावों में इस्तेमाल हो चुका था। अब बचे हुए खदानों में शायद सिर्फ बचा खुचा हिस्सा मिले, जो बहुत कम हथियार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लगता था कि तियानयुआन संसार के काला ड्रैगन पवित्र भूमि से कुछ चमकता सोना मंगवाना पड़ेगा, बल्कि सीधे तियानयुआन संसार में ही स्थानांतरण कर लेना बेहतर होगा। वास्तव में उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तियानचेन संसार से तियानयुआन संसार में जाना सबसे अच्छा फैसला होगा। हालांकि तियानचेन और जियांग संसार के मिलन से तियानचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई थी और अब उनके पास लिए यान जैसा मध्यम साधना संसार भी था, लेकिन ये जगह आखिरकार अराजक तारा सागर में थी। एक मध्यम साधना संसार होने के बावजूद यह अन्य तारामंडलों के संसारों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ था। संसाधन भी काफी कम थे। जबकि काला ड्रैगन पवित्र भूमि वाला तियानयुआन संसार भी मध्यम स्तर का साधना संसार था, लेकिन वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना संसाधनों की मात्रा लिए यान संसार से कहीं अधिक थी। तियानयुआन संसार में जाना वीर प्रताप की साधना के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, पर तियानयुआन संसार में जाने से काफी परेशानी भी हो सकती थी। सबसे बड़ी समस्या शेन्यू राजवंश का 5वां राजकुमार लू यांग हुआ था, जिसने वहाँ काफी प्रभाव बना रखा था। अगर वीर प्रताप वहाँ गया तो उससे टकराव तय था। अभी वह खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। उसकी अपनी शक्ति अभी बहुत कम थी और चू यूकिन का मुख्य शरीर अभी भी उसके प्रति कुछ नाराजगी रखता था। अगर यह खबर चू यूकिन के मुख्य शरीर तक पहुंच गई कि वह तियानचेन संसार छोड़कर बाहर निकला है, तो फिर परेशानी खड़ी हो सकती थी। जब तक वह तियानचेन संसार में है, वे उसे ढूंढ नहीं सकते और इस दूर दराज के स्थान पर परेशान करने आने का भी उन्हें कोई शौक नहीं होगा। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। जब मेरी शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए तब दूसरे संसारों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले अराजक तारा सागर के सभी संसारों को जीत लेंगे। अराजक तारा सागर ब्रह्मांड के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित एक विशाल क्षेत्र था, जहां अनेक जीवन वाले संसार थे। वीर प्रताप का इरादा था कि पहले इन सभी संसारों को एक करे और फिर एक साम्राज्य की स्थापना करे। इसी समय उसकी नजर फिर से उस स्वर्गीय तंत्र चित्र हथियार पर पड़ी। बुनियादी विस्फोट तंत्र चित्र वाले हथियार से भी स्वर्गीय मानव क्षेत्र के साधक को मारा जा सकता था। अब जब उसे स्वर्गीय स्तर का विस्फोट तंत्र चित्र और रून हथियार बनाने का नक्शा मिल गया है, तो बस इन्हें बड़े पैमाने पर बनाना बाकी है। वीर प्रताप को रून हथियार बनाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि काला ड्रैगन पवित्र भूमि में बहुत से शस्त्र शिल्पी थे, जो रून हथियार बनाने की कला में दासुम साम्राज्य के कारीगरों से कहीं बेहतर थे। रून हथियार बनाना सामान्य शस्त्र निर्माण से अलग था। स्वर्गीय श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली शिल्पी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन रून हथियार बनाने के लिए सिर्फ रून उत्कीर्ण करने की क्षमता काफी थी। एक बार जब स्वर्गीय तंत्र चित्र वाले हथियार बड़े पैमाने पर बनने लगेंगे, तो पूरे अराजक तारा सागर को एक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस विचार से वीर प्रताप के होठों के कोनों पर एक उग्र मुस्कान आ गई और उसके मन में जोश की आग और भड़क उठी। वीर प्रताप के अचानक बढ़ते महत्वाकांक्षा भरे जोश को महसूस करके युन शियान ने नाक से हल्की सी फुकार भरी। उसे लगा कि यह आवारा शिष्य फिर कोई शैतानी योजना बना रहा है, तभी तो अचानक इतना उत्तेजित हो गया है। युन शियान की आरामदायक सेवा के बाद वीर प्रताप ने जल्दी से स्नान किया, कपड़े पहने और सीधे काला ड्रैगन नगर के शाही महल के अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। वहां उसने यिन झेंगे को बुलावा भेजा। अगले ही पल यिन झेंगे अध्ययन कक्ष में प्रकट हो गया। उसने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। महाराज, वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, औपचारिकता छोड़ दो, मुझे स्वर्गीय तंत्र चित्र वाले हथियार बनाने
बनाने का एक नक्शा मिला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि काला ड्रैगन पवित्र भूमि के सभी शस्त्र शिल्पी अपना वर्तमान काम छोड़कर पूरी तरह मेरे लिए रून हथियार बनाने पर ध्यान दें। ये सुनकर यिन झेंगे चौंक गया। वह रून हथियारों के बारे में जानता तो था, लेकिन तियानचेन संसार आने के बाद ही उसे पता चला कि इस ब्रह्मांड में ऐसे रहस्यमयी हथियार भी मौजूद हैं। रून हथियार आध्यात्मिक हथियारों से बिल्कुल अलग थे। कुछ आध्यात्मिक हथियारों में भी तंत्र उत्कीर्ण करने पड़ते थे, पर उनकी बनावट रून हथियारों जितनी सरल कदापि नहीं थी। एक शस्त्र शिल्पी को एक आध्यात्मिक हथियार बनाने में कई घंटे लग जाते थे, जबकि दासुम राजवंश के कारीगर मात्र 2 घंटे में दर्जनों रून हथियार तैयार कर सकते थे। रून हथियारों की सबसे बड़ी खासियत उनकी सरलता थी। बस तंत्र चित्र उत्कीर्ण कर दो और हथियार शक्तिशाली हो जाता था। यहाँ तक कि साधारण लोग भी इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि रून हथियारों की एक कमी भी थी, इनकी शक्ति निश्चित सीमा तक ही होती थी। चाहे उपयोगकर्ता कितना भी शक्तिशाली हो, हथियार की शक्ति उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती थी। दूसरी ओर आध्यात्मिक हथियारों की शक्ति उनके धारक के साथ बढ़ती थी। जितना शक्तिशाली साधक, उतनी ही अधिक हथियार की ताकत। फिर भी रून हथियारों की आसानी को नकारा नहीं जा सकता था। अगर एक औसत साधक भी ऐसे हथियार से कई अवस्थाओं ऊपर के विरोधी को सहजता से मार सकता है, तो दासुम राजवंश उच्च स्तरीय साधना संसारों पर हमला करने की हिम्मत कर सकता था। यिन झेंगे ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अभी व्यवस्था करवाता हूँ। वीर प्रताप आगे बोला, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। रून हथियार बनाने के लिए बड़ी मात्रा में चमकता सोना शियानजिन चाहिए। काला ड्रैगन पवित्र भूमि के लोगों से कहो कि और अधिक शियानजिन तियानचेन संसार भेज दें। रून हथियारों के निर्माण में चमकता सोना लगेगा। ये सुनकर यिन झेंगे को कुछ राहत मिली। उसे डर था कि स्वर्गीय तंत्र चित्र वाले हथियार भी निचले स्तर के रून हथियारों जैसे होंगे, जो दासुम राजवंश के सामान्य इस्पात से ही बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये हथियार अत्यंत खतरनाक साबित होते। भविष्य में अगर ये हथियार हर जगह फैल गए और हर किसी के पास स्वर्गीय तंत्र चित्र वाला हथियार आ गया, तो साधकों के लिए यह बड़ी विपत्ति बन सकता था। साधारण लोग भी बुनियादी रून हथियार से स्वर्गीय मानव क्षेत्र के साधकों को मार सकते हैं। अगर साधक इन स्वर्गीय तंत्र चित्र वाले हथियारों को हाथ में ले तो वे सर्व नियम क्षेत्र या यहाँ तक कि देव रूपांतरण क्षेत्र के साधकों को भी मनमाने ढंग से मार सकेंगे। यिन झेंगे स्वभाव से काफी रूढ़िवादी था। वह रून हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के दोनों पक्ष देख रहा था। अगर ये हथियार सिर्फ उनके अपने हाथ में रहे तो निश्चित रूप से शक्ति बढ़ेगी, लेकिन अगर ये बाहर लीक हो गए और दूसरे शक्तिशाली बलों के हाथ लग गए तो तियानचेन संसार और दासुम राजवंश के लिए आपदा बन सकते थे। फिर भी यिन झेंगे ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसे विश्वास था कि अगर उसे ये बातें दिख रही हैं, तो महाराज को तो और भी अच्छी तरह पता होगा। चूंकि महाराज ने ये निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सब कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। उसे बस आज्ञा का पालन करना है। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वीर प्रताप ने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम जा सकते हो। यह अधीनस्थ विदा लेता है। यिन झेंगे ने अभिवादन किया और तुरंत अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी समय ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एक अमर नाव धीरे धीरे दूर की ओर उड़ रही थी। नाव में सवार हर व्यक्ति के चेहरे पर उदासी और चिंता छाई हुई थी। यह अमर नाव यिन फायर संप्रदाय की थी, जिसे लू यांगहुआ ने विशेष रूप से रहस्यमयी चंद्र महल मिस्ट्रियस मून पैलेस का पीछा करने और तियानचेन संसार का पता लगाने के लिए भेजा था। साथ ही वीर प्रताप को मारने के लिए हथियारों को भी भेजने का काम इसी नाव को सौंपा गया था। रहस्यमयी चंद्र महल का पता न चले, इसलिए उन्होंने हमेशा काफी दूरी बनाए रखी थी। लेकिन लू यांगहुआ के गुप्तचर रहस्यमयी चंद्र महल के अंदर से लगातार जानकारी भेजते रहते थे, इसलिए वे पीछा छूटने की चिंता नहीं करते थे। पर अचानक 2 वर्ष पहले आगे से रिपोर्ट आना बंद हो गई और वे पूरी तरह रहस्यमयी चंद्र महल के बेड़े का पता खो बैठे। गुप्तचरों की जानकारी के बिना तियानचेन संसार को ढूंढना असंभव था। उस समय सीमा हाओयान ने उदास और क्रोधित चेहरे से कहा, शापित हो, हम रहस्यमयी चंद्र महल के हाथों खेल गए। उन्हें शायद बहुत पहले ही पता चल गया था कि कोई हमारे लिए जानकारी भेज रहा है। उन्होंने जानबूझकर उन लोगों को जानकारी भेजने दी और हमें गलत दिशा में भटका दिया। अब यिन फायर संप्रदाय के सभी सदस्य स्थिति समझ चुके थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें अब तक तियानचेन संसार पहुंच जाना चाहिए था। गुप्तचरों से संपर्क टूटना और अभी तक न पहुंचना साफ साबित कर रहा था कि उन्हें धोखा दिया गया है। इस बात को सोचकर सबके मन में भारी खींच और गुस्सा था। वे कुत्तों की तरह भटकाए गए थे। लान हुआई ने चिंतित स्वर में पूछा, अब क्या करें? अगर हम खाली हाथ लौटे तो उस व्यक्ति के सामने जवाबदेही कैसे होगी? लू यांगहुआ के स्वभाव को जानते हुए अगर इतना सरल काम भी नहीं कर पाए तो वह उन्हें सीधे मार भी सकता था। लेकिन इस तरह ब्लाइंडली खोजते रहना भी कोई समाधान नहीं था। ब्रह्मांड इतना विशाल है, बिना तारा नक्शे के एक निचले संसार को कहाँ ढूंढें? इस ब्रह्मांड में अनगिनत संसार हैं। अगर तारा नक्शा न हो तो शायद अंतिम सांस तक खोजते रहे तब भी तियानचेन संसार नहीं मिलेगा। उसके अलावा रहस्यमयी चंद्र महल ने उन्हें जानबूझकर तियानचेन
संसार से अलग दिशा में ले जाया था। इस राह पर आगे बढ़ते रहने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं था। सीमा हाओयान ने बहुत देर तक सोचा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, मैं अभी भी सोचता हूँ कि इस बात को उस व्यक्ति को बता देना चाहिए। आखिर समस्या उसके गुप्तचरों के साथ हुई है, हमारे साथ नहीं। लान हुआई ने सिर हिलाया, अभी तो यही एकमात्र रास्ता दिख रहा है। जैसे ही लान हुआई की बात खत्म हुई, अचानक उनकी अमर नाव किसी चीज से टकराए और नाव तेजी से घूमने लगी। यिन फायर संप्रदाय के सभी सदस्यों के चेहरे सफेद पड़ गए। बुरी बात, ये समय स्थान की उथल पुथल है, जल्दी इस जगह से बाहर निकलो। अगर वे समय स्थान की उथल पुथल में फंस गए तो विनाशकारी शक्तियां उनके शरीरों को चीर सकती थीं। बच भी गए तो किसी दूर के जंगली तारामंडल में फेंक दिए जाएंगे या रास्ता भूलकर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर समय स्थान की उथल पुथल होगी। जैसे ही नाव वाले लोग नाव छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे, उनके नीचे एक विशाल काला छेद बन गया। फिर एक भयानक खिंचाव की शक्ति आई और उन सबको समय स्थान की उथल पुथल में खींच लिया। जब सीमा हाओयान और लान हुआई को लगा कि अब उनका अंत हो गया, तभी अचानक उनके सामने प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा कि वे टूटे फूटे संसारों से भरे एक शून्य स्थान में खड़े हैं। जब यिन फायर संप्रदाय के सदस्यों ने देखा कि वे अभी भी जीवित हैं, तो सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि समय स्थान की उथल पुथल उन्हें चीर फाड़कर बिखेर देगी, पर वे बच गए। सचमुच बड़े संकट से बचने वाले लोगों का भाग्य अच्छा होता है। सभी शिष्य अमर नाव के डेक पर लेटे लेटे जोर जोर से सांस ले रहे थे। जब सबका होश ठिकाने आया तो वे डेक से उठे और चारों ओर ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष को देखने लगे। वे जिस तारामंडल में पहुंचे थे, वहां चारों तरफ काले और बिखरे हुए टूटे फूटे संसार दिख रहे थे। जगह जगह संसारों के टुकड़े शून्य में तैर रहे थे, पर इस संसारों के कब्रिस्तान में भी कुछ संसार अभी भी जीवन की रोशनी बिखेर रहे थे। ये देखकर सबके मन में फिर से राहत हुई। शुक्र है कि वे मृत संसारों में नहीं फंसे। ब्रह्मांड में कुछ तारामंडल ऐसे होते हैं जहां न तो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और न ही कोई जीवन। ये अत्यंत प्राचीन क्षेत्र होते हैं, जिन्हें मृत क्षेत्र या अंधकार क्षेत्र कहा जाता है। अगर कोई साधक गलती से किसी मृत क्षेत्र में चला जाए तो उसके जीवन भर बाहर निकलने की उम्मीद नहीं रहती। मृत क्षेत्र में साधकों के शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए उन्हें लगातार अपनी ऊर्जा खर्च करके वहां की अराजक शक्तियों से बचना पड़ता है। साथ ही विशाल क्षेत्र और अंधकार के कारण रास्ता भटक जाना आम बात है। कई साधक ऊर्जा खत्म होने तक भटकते रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। इस समय यिन फायर संप्रदाय के लोग मन ही मन कांप रहे थे कि काश वे मृत क्षेत्र में नहीं गिरे। आसपास के हालात देखकर उन्हें लगा कि समय स्थान की उथल पुथल ने उन्हें किसी दूर के जंगली तारामंडल में फेंक दिया है। लेकिन चूंकि यहाँ जीवन वाले संसार मौजूद थे, इसलिए स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। बस शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा भर लें, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी लान हुआई ने सुझाव दिया, सीमा जंग लाओ, चलिए आगे वाले इस संसार में उतरकर पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भर लें। सीमा हाओयान ने सिर हिलाया, मैं भी यही सोच रहा था। उन्होंने अमर नाव को सामने वाले नीले संसार की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वे उस निचले स्तर के संसार के पास पहुंच रहे थे, दूर से एक और अमर नाव उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। उस नाव पर सवार सैनिकों ने एक अजनबी अमर नाव को तियानचेन संसार में घुसते देखा तो तुरंत यिन झेंगे को सूचना भेज दी। यिन झेंगे तुरंत वीर प्रताप को बताने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वीर प्रताप को आक्रमणकारियों की खबर मिल चुकी थी। उसने तियानचेन संसार की स्वर्गीय इच्छा से सीधा संबंध स्थापित कर रखा था, इसलिए जब भी कोई शत्रु इस संसार में घुसता या कोई अजनबी अमर नाव पास आती, स्वर्गीय इच्छा तुरंत उसे बता देती थी। इधर यिन फायर संप्रदाय के सदस्यों ने भी तियानचेन संसार की अमर नाव को देख लिया। उस नाव को आते देख सीमा जंग लाओ और बाकी लोग हैरान रह गए। इस जंगली तारामंडल में जहाँ ज्यादातर संसार मृत पड़े हैं, यहाँ अमर नाव कैसे हो सकती है? क्या इस निचले संसार में कोई खजाना छिपा हुआ है? सब हैरानी में थे। तभी सामने वाली अमर नाव से एक पुरुष की गंभीर आवाज आई, तुम लोग कौन हो? ये सुनकर लान हुआई और सीमा हाओयान ने एक दूसरे को देखा। फिर लान हुआई आगे बढ़कर बोला, हम राहगीर साधक हैं, इस संसार में थोड़ी देर रुककर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भरना चाहते हैं। लान हुआई की बात पूरी होते ही सामने वाली नाव से फिर वही आवाज आई, हमारा संसार अराजक तारा सागर के बाहरी क्षेत्रों से आने वाली अमर नावों को अंदर नहीं घुसने देता, तुरंत यहाँ से चले जाओ। यिन फायर संप्रदाय के लोग ठठाकर हंस पड़े। एक निचला संसार है और इनमें इतनी हिम्मत की यिन फायर संप्रदाय से इस तरह बात करें। हालांकि उनके पास भी अमर नाव थी, लेकिन वह काफी पुरानी और जर्जर लग रही थी, जैसे कहीं से उठाकर लाई गई हो। निचले संसार में सबसे शक्तिशाली साधक भी सर्व नियम क्षेत्र तक ही होते हैं। क्या वे सोचते हैं कि वे उन्हें रोक सकते हैं? तभी सीमा हाओयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमर नाव से बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय शून्य में खड़ा हो गया। उसने अपना पूरा ऑरा छोड़ दिया। देव रूपांतरण क्षेत्र का 5वां स्तर। तियानचेन संसार की अमर नाव पर सवार सैनिकों ने इस ऑरा को महसूस किया, लेकिन वे बिल्कुल नहीं डरे। तियानचेन संसार में एक देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी
उसी क्षण तियानचेन की अमर नाव से भी देव रूपांतरण क्षेत्र का ऑरर और दबाव बाहर निकला। यिन फायर संप्रदाय के सदस्य हैरान रह गए। इस जंगली और पिछड़े तारामंडल के निचले संसार में भी देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक है। हैरानी के बाद वे फिर संभल गए। एक देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक आखिर क्या कर लेगा? शायद यह व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय साधना संसार में किसी से टकरा गया होगा और यहाँ छिपने आ गया है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी कम है, लंबे समय तक रहने से उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। अगले ही पल लान हुआई भी शून्य में प्रकट हो गया। उसने तियानचेन की अमर नाव की ओर देखकर कहा, हम सिर्फ थोड़ी देर आराम और मरम्मत के लिए रुकना चाहते हैं। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। क्या इस निचले संसार में कोई ऐसा खजाना छिपा है जिससे तुम डर रहे हो, इसलिए हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे? देव रूपांतरण क्षेत्र के साधक सामान्यतः निचले संसारों में रुचि नहीं लेते। अगर वे किसी निचले संसार से गुजरते हुए रुकना चाहें तो उस संसार का स्वामी अनिच्छा से ही सही, लेकिन उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि निचले संसार में ऐसे साधक के लिए आकर्षक कुछ भी नहीं होता। पर इस समय यिन फायर संप्रदाय के सदस्यों को और भी शक हो गया कि इस संसार में जरूर कोई खजाना है। जितना मना किया जा रहा है उतना ही उन्हें अंदर घुसकर देखने का मन हो रहा था। आखिर उनके सामने सिर्फ एक देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक था। लान हुआई की बात सुनकर तियानचेन की नाव पर खड़े सेनापति जवाब देने ही वाले थे कि अचानक स्थानिक तरंगों के साथ एक आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। नई आकृति को देखते ही नाव पर सारे सैनिक और साधक तुरंत झुक गए और बोले, महाराज की जय हो। यिन फायर संप्रदाय के सदस्यों ने ये दृश्य देखा और वीर प्रताप के शरीर से निकलते ऑरा को महसूस किया तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। दूसरा देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक, और लोग उसे महाराज कह रहे हैं। एक देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक इस तरह के निचले संसार में आकर राजवंश क्यों स्थापित करेगा? वीर प्रताप ने लान हुआई और सीमा हाओयान पर एक ठंडी नजर डाली। सिस्टम की मदद से वह तुरंत समझ गया कि ये दोनों यिन फायर संप्रदाय के हैं और लू यांगहुआ ने इन्हें हत्यारे बनाकर भेजा है। नाम सीमा हाओयान। पहचान यिन फायर संप्रदाय का जंग लाओ, लू यांगहुआ द्वारा भेजा गया हत्यारा। शक्ति देव रूपांतरण क्षेत्र 5वां स्तर। निष्ठा -50। नाम लान हुआई। पहचान यिन फायर संप्रदाय का जंग लाओ, लू यांगहुआ द्वारा भेजा गया हत्यारा। शक्ति देव रूपांतरण क्षेत्र 4था स्तर। निष्ठा -50। वीर प्रताप को पहले से ही अंदेशा था कि उसके सौतेले भाई उसे परेशान करने भेज सकते हैं, इसलिए वह इस जानकारी से बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। अब वह विनाश वापसी क्षेत्र की शक्ति रखता था। हालांकि उसकी साधना अवस्था अभी पूरी तरह उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, फिर भी इन छोटे मोटे उपद्रवियों से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सीमा हाओयान ने सीधे कहा, अरे लड़के, हम तुम्हारे संसार में बस थोड़ी देर पैर रखना चाहते हैं, क्या इतना भी नहीं होने दोगे? वीर प्रताप ने कोई बेकार की बातचीत नहीं की। चूंकि ये लू यांगहुआ द्वारा भेजे गए हत्यारे थे, इसलिए वह इन्हें सीधे रास्ते पर भेजने का फैसला कर चुका था। वीर प्रताप ने बिना एक पल भी सोचे देवघाती तलवार को बाहर निकाल लिया। जैसे ही यिन फायर संप्रदाय के सदस्यों ने उसके हाथ में देवघाती तलवार देखी, उनके चेहरे स्तब्ध हो गए। वे तुरंत समझ गए कि यह तलवार स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार है। उनकी आंखों में लालच की चमक कौंध उठी। यिन फायर संप्रदाय के लोग अच्छे स्वभाव के तो थे नहीं, खजाना देखते ही उनका लोभ जाग उठता था। लान हुआई और सीमा हाओयान ने फिर एक नजर एक दूसरे से मिलाई। अगले ही क्षण वीर प्रताप के हमला करने से पहले ही दोनों उसकी ओर झपट पड़े। शून्य ग्रहण हस्त, स्वर्गीय अग्नि पंजा। दोनों के जादू शून्य में प्रकट होते देख वीर प्रताप की आंखों में जरा भी भय नहीं था। वह तुरंत अमर नाव से बाहर कूद पड़ा और देवघाती तलवार में अपनी आध्यात्मिक शक्ति भर दी। जैसे ही सीमा हाओयान और लान हुआई के हमले उसके शरीर से टकराने वाले थे, वीर प्रताप ने तलवार चला दी। बर्फ की 8वीं श्रेणी की तलवार। 8 किरणें चमक उठी। पल भर में दोनों हमलों को शून्य में बिखेर दिया गया और यिन फायर संप्रदाय की अमर नाव तुरंत फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन जैसे ही वीर प्रताप ने सोचा कि दोनों को निपटा दिया, धुएं के बीच से एक क्रोधित आवाज गूंजी, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका, तुम में वाकई कुछ ताकत है। इस जंगली तारामंडल में इतना शक्तिशाली योद्धा मिल जाएगा, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। साफ दिख रहा है कि इस निचले संसार में सचमुच कोई खजाना है। बोलते ही विस्फोट का धुआं हवा के एक झोंके से छट गया और सीमा हाओयान का शरीर सामने आ गया। बाकी सभी यिन फायर संप्रदाय के सदस्य मारे जा चुके थे, सिर्फ सीमा हाओयान बच रहा था। उस समय उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर तलवार के कई घाव थे और खून से लथपथ था। सीमा हाओयान को अभी भी जीवित देख वीर प्रताप को थोड़ी हैरानी हुई। स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार और स्वर्गीय श्रेणी की तलवार कला के संयुक्त हमले को झेलकर बच जाना, इसमें कोई शक नहीं कि इस व्यक्ति में ताकत थी। सामान्य देव रूपांतरण क्षेत्र का साधक होता तो उसे एक बार में पूरी तरह नष्ट हो चुका होता। वीर प्रताप सोच ही रहा था कि अब इस व्यक्ति से कैसे निपटे, तभी अचानक सीमा हाओयान के घावों से काली धुंध निकलने लगी। फिर उसके शरीर पर काली रेखाएं साफ दिखने लगी, मानो उसके खून की नसों को किसी अंधकार ने रंग दिया हो। वीर प्रताप को
को तीव्र राक्षसी ऊर्जा का अनुभव हुआ जिसमें स्वर्गीय राक्षस की शक्ति भी शामिल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मेरी तलवार से तुम पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, असल में तुम एक राक्षस दूत हो। ये सुनकर सीमा हाओयान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे राक्षस दूत पहचान लिया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम में समझ है, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। बोलते ही सीमा हाओयान के चारों ओर की काली धुंध एक विशाल पंजे का रूप लेने लगी। स्वर्गीय राक्षस पंजा। विशाल राक्षसी पंजा देखकर वीर प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जब से उसे राक्षस दफन मंत्र से उन्नत साधना तकनीक अराजक राक्षस वध विधि प्राप्त हुई थी, तब से वह इसे गैवई इस्तेमाल नहीं कर पाया था। आज आखिरकार इसका मौका मिल गया। वीर प्रताप ने बिना किसी झिझक के अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति चला दी। अगले ही पल उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अराजक राक्षस वध विधि। फिर उसने एक बार फिर तलवार चला दी। उसके शरीर से निकलती सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत तलवार की किरण में समा गई। अगले क्षण जब देवधाती तलवार की किरण सीमा हाओयान के स्वर्गीय राक्षस पंजे से टकराई तो वह पंजा सब्जी काटने की तरह कट गया। अपनी ओर आती हुई सुनहरी तलवार किरण को देखकर सीमा हाओयान एकदम हैरान और स्तब्ध रह गया। उसे इस नतीजे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नहीं, यह असंभव है। आह! सीमा हाओयान की लंबी और करुण चीख के साथ उसका शरीर और दिव्य आत्मा दोनों तलवार की किरण से पूरी तरह नष्ट हो गए। शून्य में तैरते अमर नावों के टुकड़ों को देखकर वीर प्रताप के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। देव रूपांतरण क्षेत्र के साधक अवतार बना सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि इन फायर संप्रदाय के इन साधकों के पास अवतार नहीं थे। शायद वे फिर परेशानी करने आएंगे। उसने सोचा, आए तो आए, एक एक करके या दो दो करके मार दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये सोचकर वीर प्रताप सीधे तियानचेन संसार में लौट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर त्यानयुवान संसार में एक गुफा निवास में, जहाँ चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाश बिखेरती जड़ी बूटियां थीं, बीच में एक वृद्ध पुरुष आंखें बंद करके साधना कर रहा था। अचानक उस वृद्ध ने आंखें खोली और मुंह से ताजा खून की एक धार उगल दी। सीमा हाओयान क्रोध से गरजा, शापित हो, उस शैतान की आध्यात्मिक शक्ति राक्षसी शक्ति को दबाती है। अपने अवतार के नष्ट होने का एहसास होते ही सीमा हाओयान का गुस्सा आसमान छूने लगा। मिशन असफल होना एक बात थी, लेकिन अब उसका अवतार भी नष्ट हो गया। इससे उसकी दिव्य आत्मा को गहरा आघात लगा था और उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर इस बदले को नहीं चुकाया तो मेरा नाम सीमा हाओयान नहीं। मिशन तो पहले ही फेल हो चुका था। अब लू यांगहुआ के सामने मुंह दिखाने का सवाल ही नहीं था, इसलिए अब वह सारी ऊर्जा बदला लेने पर लगा सकता था। सीमा हाओयान ने सोचा, उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे हमला किया और उस जंगली क्षेत्र में भी स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार निकाल ली। इसका मतलब है कि उस निचले संसार में सचमुच कोई बड़ी खजाना छिपा है। अगर वह जगह ढूंढ ली तो न सिर्फ बदला लिया जा सकेगा, बल्कि उस निचले संसार का खजाना भी हासिल हो जाएगा। ये सोचकर उसके मन में कुछ उत्साह जगा, लेकिन उस व्यक्ति की शक्ति कम नहीं थी। बदला लेने के लिए संप्रदाय के संप्रभु की मदद लेनी पड़ सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद सीमा हाओयान ने फैसला किया कि वह संप्रदाय के संप्रभु से मिलेगा। जल्दी ही वह इन फायर संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। निषिद्ध क्षेत्र में घुसते ही उसने थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। वह तुरंत आगे बढ़ा और अभिवादन किया, संप्रभु को प्रणाम। वह व्यक्ति ने सीमा हाओयान को देखा और बोला, लू यांगहुआ द्वारा सौंपा गया काम असफल हो गया। सीमा हाओयान ने शीघ्रता से उत्तर दिया, संप्रभु, लू यांगहुआ का गुप्तचर समस्या में पड़ गया। हमारी स्थिति उजागर हो गई और रहस्यमयी चंद्र महल ने हमें धोखा देकर दूसरे तारामंडल में भटका दिया। संप्रभु को असफलता से खास फर्क नहीं पड़ा। उसने पूछा, तुम्हारा अवतार किसने नष्ट किया? जैसे ही सीमा हाओयान निषिद्ध क्षेत्र में घुसा, निंगजिंग ताओशी ने उसकी गंभीर चोटें और खंडित दिव्य आत्मा देख ली थी। साफ था कि उसका अवतार नष्ट हो चुका है। सीमा हाओयान बोला, हम समय स्थान की उथल पुथल में फंसकर एक जंगली तारामंडल में चले गए। वहाँ हमें एक अनोखा निचला संसार मिला। निंगजिंग ताओशी ने पूछा, ओह, एक निचला संसार क्या खास हो सकता है? सीमा हाओयान ने कहा, उस निचले संसार में दो देव रूपांतरण क्षेत्र के साधक हैं। उनमें से एक के पास स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मेरी स्वर्गीय राक्षसी शक्ति भी उसकी एक तलवार का वार सहन नहीं कर सकी। साफ है कि उसके पास स्वर्गीय श्रेणी की तलवार कला भी है। निंगजिंग ताओशी तुरंत समझ गया कि सीमा हाओयान क्या कहना चाहता है। वह बोला, मतलब उस निचले संसार में कोई बड़ा रहस्य छिपा है। फिर पूछा, क्या तुम अब भी उस जगह का पता लगा सकते हो? सीमा हाओयान ने उत्तर दिया, मेरा अवतार नष्ट होने से पहले मैंने पास वाले एक संसार के टुकड़े पर अपनी दिव्य चेतना का निशान छोड़ दिया था। ये सुनते ही उसके सामने खड़े व्यक्ति का रूप अचानक बदल गया और वह एक दर्पण में बदल गया। बहुत अच्छा, तुरंत मुझे उस निचले संसार में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उस निचले संसार में क्या खजाना छिपा है। हालांकि उसके पास भी स्वर्गीय श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार थे, लेकिन खजाने की कभी कोई कमी नहीं होती।
अगर उस निचले संसार में कुछ और न भी हो तो सिर्फ स्वर्गीय आध्यात्मिक तलवार और स्वर्गीय तलवार कला ही यात्रा के काबिल थी। लिए वेंडे को राजधानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते देख नानगोंग युएहुआ की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यह नहीं हो सकता। अगर राजधानी उस संसार में चली गई तो उस संसार का भाग्य और साम्राज्य की ऊर्जा अत्यंत घनी हो जाएगी। वह लिए यान संसार को यह मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके मन में कुछ चिंता भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि मध्यम स्तर का साधना संसार होने के कारण लिए यान निचले स्तर के जियांग संसार की तुलना में साम्राज्य की राजधानी बनने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। जैसे ही नानगोंग युएहुआ सोच रही थी कि कैसे वीर प्रताप को जियांग संसार में राजधानी स्थापित करने के लिए मनाया जाए, तभी वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, मैं राजधानी तियानचेन संसार में ही स्थापित करना चाहता हूँ। ये सुनकर नानगोंग युएहुआ तुरंत बोली, महाराज, तियानचेन संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत विरल है और उसके नियम भी अपूर्ण है। ये साम्राज्य की राजधानी बनने के योग्य नहीं है। वीर प्रताप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तियानचेन संसार के नियम शीघ्र ही पूर्ण रूप से बहाल हो जाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वीर प्रताप के फैसले को देखकर नानगोंग युएहुआ को लगा कि अब आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा। तभी वीर प्रताप ने आगे कहा, साम्राज्य स्थापित होने के बाद मेरा इरादा है कि अराजक तारा सागर के आसपास के सभी जीवन वाले संसारों को दासुम साम्राज्य के अधीन लाया जाए। ये सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। साम्राज्य स्थापित करने के बाद एक पूरे तारामंडल पर नियंत्रण करना तो जरूरी ही था, अन्यथा वह साम्राज्य कहाँ का। उसी समय लिए वेंडे बोला, महाराज, लिए यान संसार आपकी सेवा में क्षेत्र विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। चूंकि लिए वेंडे वीर प्रताप द्वारा समर्थित एक कठपुतली सम्राट था, इसलिए वह पूरी तरह वीर प्रताप के पक्ष में था। वीर प्रताप के एक इशारे पर लिए यान संसार की हर चीज उसके अधीन थी। तभी नानगोंग युएहुआ ने भी अपना रुख स्पष्ट किया, जियाओ राजवंश महाराज की आज्ञा का पालन करेगा। लिए वेंडे से अलग नानगोंग युएहुआ सिर्फ जियाओ राजवंश की सम्राज्ञी थी, इसलिए वह पूरे जियांग संसार की ओर से नहीं बोल सकती थी। पर नानगोंग युएहुआ के बोलते ही नानगोंग किंग्या ने भी कहा, साधना संसार संघ महाराज की आज्ञाओं का पालन करेगा। वीर प्रताप ने आगे बोला, पिछले 2 वर्षों में मैंने अराजक तारा सागर के आसपास के संसारों को ध्यान से देखा है। अधिकांश निचले स्तर के संसार हैं, जिनके नियम अपूर्ण हैं और जिनमें कोई विशेष शक्तिशाली साधक होने की संभावना नहीं है। फिर भी सावधानी के लिए मैं कुछ लोगों को उन संसारों की जांच के लिए भेजना चाहता हूँ। सभा समाप्त होने के बाद लिए यान और जियांग संसार के प्रतिनिधि मेरे अध्ययन कक्ष में आकर तारा नक्शे देख लें। फिर तुम लोग अपने अपने लोगों को उन जीवन वाले संसारों की खोज के लिए भेज देना। इसके अलावा मुझे पता चला है कि अराजक तारा सागर में स्थान बहुत अस्थिर है। यहाँ समय स्थान की उथल पुथल अक्सर होती रहती है। भविष्य में अगर किसी को भी उथल पुथल दिखाई दे तो तुरंत सूचना देनी चाहिए। समय स्थान की उथल पुथल अराजक तारा सागर के लिए अच्छी बात नहीं थी। यह आसानी से कुछ शत्रुओं को यहाँ ला सकती थी। शुरू में तियानचेन संसार के धुंध वाले क्षेत्र से आए वे लोग भी उथल पुथल के कारण ही आए थे। वीर प्रताप को सबसे अधिक चिंता उथल पुथल की ही थी। अगर इससे कमजोर साधक आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी शक्ति आ गई जिसे वह संभाल न सके तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वर्तमान में उसके पास उथल पुथल से निपटने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ सावधानियां बढ़ा सकता था। उथल पुथल की चर्चा समाप्त करने के बाद वीर प्रताप ने साम्राज्य स्थापना से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी बात की। तीनों संसारों की सभा समाप्त होते ही दासुम राजवंश ने तुरंत घोषणा जारी कर दी कि तीनों संसारों को साम्राज्य की स्थापना की सूचना दे दी गई। साम्राज्य स्थापना की खबर सुनकर आम लोगों की पहली प्रतिक्रिया भ्रम थी। अधिकांश लोगों को साम्राज्य और राजवंश में क्या अंतर है ये समझ नहीं आया। उनके लिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। राजवंश का शासक सम्राट होता है और साम्राज्य का शासक भी सम्राट, बस एक शब्द बदला गया लग रहा था। लेकिन जो लोग साम्राज्य का अर्थ समझते थे वे गहरे आश्चर्य में पड़ गए। अराजक तारा सागर जैसे दूर दराज के क्षेत्र में सम्राट वीर प्रताप साम्राज्य स्थापित करने की हिम्मत कर रहा है, ये साहस तो सचमुच अद्भुत था। हालांकि सबको लगा कि सम्राट थोड़े आत्मविश्वास से अधिक भर गए हैं, लेकिन उनकी शक्ति को देखते हुए कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वे साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो बनाएं। आखिर अराजक तारा सागर तो ब्रह्मांड का एक सुदूर कोना है। शायद किसी को इस जंगली तारामंडल में साम्राज्य बनने की खबर भी न लगे। सामान्यतः साम्राज्य उन तारामंडलों में स्थापित किए जाते हैं जहां साधना संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तभी साम्राज्य की शक्ति मजबूत होती है। यहाँ साम्राज्य बनाना बच्चों का खेल लग रहा था। सभा समाप्त होने के बाद वीर प्रताप शाही अंतःपुर में लौटा। वह यून शियान के कक्ष में जाकर उसके स्नेह का आनंद लेने वाला था, लेकिन रास्ते में जब वह लियू किनक्यू के आंगन के पास से गुजरा तो उसकी नजर वहां पड़ी। उस समय लियू किनक्यू नीले वस्त्र पहने मंडप में खड़ी कमल सरोवर में तैरते सुनहरी मछलियों को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। लियू किनक्यू का शरीर सुडौल और आकर्षक था। उसकी पूरी छवि में गरिमा और नोबिलिटी झलक रही थी। सिर्फ उसकी पीठ देखकर ही वीर प्रताप के मन में इच्छा जाग उठी। वह जानना चाहता था कि लियू किनक्यू
किनक्यू इतनी उदास क्यों है? उसके पुरुष होने के नाते जब उसकी स्त्री उदास है तो उसे सांत्वना देना उसका कर्तव्य था। वीर प्रताप बिना झिझके आंगन में प्रवेश कर गया। लियू किनक्यू ने तुरंत उसकी उपस्थिति महसूस कर ली और मुड़कर देखा। महाराज, आज तो आपका महत्वपूर्ण काम का दिन है, अचानक यहाँ कैसे? अब लियू किनक्यू के मन में वीर प्रताप के प्रति कोई विरोध नहीं बचा था। हालांकि उसने शुरुआत में उसे जबरदस्ती अपने वश में किया था, लेकिन अब वे दोनों पुराने पति पत्नी जैसे हो चुके थे। इसके अलावा वीर प्रताप उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए अब उसके मन में कोई नाराजगी नहीं थी। वीर प्रताप लियू किनक्यू के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी मजबूत बाहों से उसकी नरम कमर को घेर लिया, अपना शरीर उसके नितंबों से सटा दिया और धीरे से पूछा, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, क्या बात है? लियू किनक्यू थोड़ी चौंक गई। आमतौर पर जब वीर प्रताप यहाँ आता था तो सिर्फ सुख भोगने के लिए आता था। वह शायद ही कभी उसकी मनोदशा के बारे में पूछता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर प्रताप एक नजर में उसकी उदासी को भांप लेगा। जब लियू किनक्यू तुरंत जवाब नहीं दे सकी तो वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या फिर मु युनशी से तुम्हारा झगड़ा हो गया? तियानचेन संसार में शायद सिर्फ मु युनशी ही ऐसी थी जो लियू किनक्यू को नाराज कर सकती थी। दोनों एक दूसरे को वीर प्रताप द्वारा सताए जाने का मजाक उड़ाती रहती थी। वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, अगर उसने सचमुच तुम्हें नाराज किया है तो मैं अभी उसे बुलाकर तुम्हारे सामने अच्छी तरह फटकार लगवाता हूँ। लियू किनक्यू अच्छी तरह जानती थी कि वीर प्रताप फटकार से क्या मतलब ले रहा है, फिर भी वह बोली, महाराज, इस बार उसका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर वीर प्रताप थोड़ा हैरान हुआ। मु युनशी से संबंध नहीं? तो फिर और क्या बात है जो लियू किनक्यू को इतनी गंभीर और उदास बना सकती है? जब से वीर प्रताप ने लियू किनक्यू के साथ कुछ स्नेह स्थापित किया था तब से उसने कभी उसके चेहरे पर इतनी गहरी उदासी नहीं देखी थी। अचानक वीर प्रताप को कुछ समझ में आ गया। उसने अनुमान लगाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे मुख्य शरीर को तुम्हारे बारे में पता चल गया है? लियू किनक्यू किसी शक्तिशाली अस्तित्व का अवतार मात्र थी, ये बात वीर प्रताप को डवनो पता थी। अगर मु युनशी की वजह नहीं है तो सिर्फ उसका मुख्य शरीर ही वजह हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि वह हाल में उसके पास नहीं गया इसलिए वह उदास हो। लियू किनक्यू युन शियान की तरह साधना में रुचि रखने वाली स्त्री थी। वह आमतौर पर वर्ष में एक बार ही घनिष्ठता से संतुष्ट रहती थी। वीर प्रताप को विश्वास नहीं था कि उसकी अनुपस्थिति से लियू किनक्यू इतनी उदास हो गई होगी। वीर प्रताप की बात सुनकर लियू किनक्यू ने तुरंत उत्तर दिया, कुछ दिन पहले जब मैं साधना कर रही थी अचानक मुझे अपने मुख्य शरीर की दिव्य चेतना का स्पर्श हुआ। हालांकि वह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन बहुत संभावना है कि उसे अब मेरे स्थान का पता चल चुका है। शायद वह जल्द ही तियानचेन संसार तक पहुंच जाए। लियू किनक्यू के मन में कुछ चिंता थी। वह जानती थी कि वीर प्रताप की पहचान बहुत विशेष है, लेकिन उसका मुख्य शरीर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर मुख्य शरीर क्रोधित हो गया तो वह वीर प्रताप की पहचान की परवाह न करते हुए सीधे हमला कर सकता है। वीर प्रताप ने लियू किनक्यू के नर्म शरीर को अपनी बाहों में कस लिया और उसके कान के पास धीरे से पूछा, किनक्यू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मुख्य शरीर अभी किस स्तर की शक्ति रखता है? लियू किनक्यू ने उत्तर दिया, मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन उसकी प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए वह अब संभवतः संत क्षेत्र में पहुंच चुकी होगी। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। संत क्षेत्र? सचमुच? अगर वह संत क्षेत्र की शक्ति रखती है तो निपटना वाकई कठिन होगा। बस यह नहीं पता कि वह तियानचेन संसार तक कब पहुंचेगी। ये सोचकर वीर प्रताप चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि लियू किनक्यू के मुख्य शरीर से कैसे निपटा जाए। लियू किनक्यू का यह अवतार तो अब उसकी निष्ठा 90 से ऊपर पहुंच चुकी है, इसलिए मुख्य शरीर की निष्ठा भी निश्चित रूप से बहुत ऊंची होगी। जो स्त्रियां खुद उसके पास आ चुकी हैं, वीर प्रताप उन्हें कभी जाने नहीं देता। लेकिन दूसरी ओर सोचे तो अगर वह विनाश वापसी क्षेत्र के लिए होंगे उनको भी नहीं रोक पाया तो संत क्षेत्र की शक्तिशाली स्त्री से निपटना तो और भी कठिन होगा। लगता है कि उसे जल्द से जल्द विनाश वापसी क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करना होगा। केवल विनाश वापसी क्षेत्र में पहुंचकर और शेंगहुई कवच धारण करने के बाद ही वह संत क्षेत्र की शक्ति के करीब पहुंच सकेगा और लियू किनक्यू के मुख्य शरीर से मुकाबला कर सकेगा। तभी वीर प्रताप की आवाज फिर लियू किनक्यू के कान के पास गूंजी, किनक्यू, क्या मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ? ये सुनकर लियू किनक्यू तुरंत समझ गई कि वीर प्रताप क्या चाह रहा है। ये शैतान फिर से उसके साथ उलझना चाहता है। उसने कहा, महाराज, आज आपके पास महत्वपूर्ण काम है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती, आप अपने काम पर जाएं। हालांकि अब वह वीर प्रताप को छोड़कर जा नहीं सकती थी, लेकिन यह अधिकतर मानसिक लगाव था। स्त्री पुरुष संबंधों में जब तक वीर प्रताप खुद पहल नहीं करता तब तक उसे खास रुचि नहीं होती थी। वीर प्रताप भी अच्छी तरह जानता था कि लियू किनक्यू कैसी स्त्री है। उसके शब्द समाप्त होते ही अचानक उसका दृश्य अंधकार में डूब गया। जब प्रकाश लौटा तो वीर प्रताप ने उसे मुलायम पलंग पर लिटा दिया था और खुद उसके सुडौल कोमल शरीर पर लेट गया था। लियू किनक्यू समझ गई कि आज उसका बचना मुश्किल है। उसने विरोध नहीं किया बल्कि धीरे से बोली, महाराज
महाराज, अगर मेरा मुख्य शरीर सचमुच यहाँ आ गया तो आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? वीर प्रताप उसके वस्त्र खींचते हुए बोला, उसके साथ क्या करना है? तुम और वह एक ही हो। चूंकि तुम अब मेरी स्त्री बन चुकी हो तो वह भी मेरी रानी बनेगी। ये सुनकर लियू किंग्क्यू ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस दी। मन ही मन उसने सोचा, कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। उसे अंदाजा था कि वीर प्रताप क्या सोच रहा है। यह आदमी स्त्रियों की संख्या बढ़ाने से कभी नहीं थकता। उसका अंतःपुर पहले ही इतना भरा हुआ है, फिर भी वह और विस्तार करने की सोच रहा है। हालांकि लियू किंग्क्यू को इस बात पर कुछ घृणा होती थी, लेकिन उसे खुद इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वीर प्रताप की कितनी स्त्रियां हैं यह अब मायने नहीं रखता था। मुख्य कारण ये था कि यह पुरुष ऊर्जा से भरा हुआ था और अपनी कृपा को सबके बीच बराबर बांटता था। वीर प्रताप शायद ही कभी अपनी स्त्रियों को इतना नाराज होने देता कि वे उससे घृणा करने लगे। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी नाराजगी जरूर होती थी, खासकर जब वह उन्हें अपनी सीमा तक ले जाता था। लियू किंग्क्यू बोली, अगर आप उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पर्याप्त शक्ति है या नहीं। वह आपकी अन्य स्त्रियों जैसी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं है। ड्रैगन और फीनिक्स चाय उस पर बिल्कुल काम नहीं करेगी। अगर उसका मुख्य शरीर सचमुच संत क्षेत्र में पहुंच चुका है तो वह ड्रैगन और फीनिक्स चाय की कमी को एक नजर में ही पहचान लेगी। तब वीर प्रताप उस चाय से उसे वश में करने की कोशिश करेगा तो वह बिल्कुल काम नहीं करेगी। एकमात्र रास्ता ये होगा कि पहले शक्ति में उसे हरा दिया जाए, गंभीर रूप से घायल किया जाए, फिर उसे वह चाय पिलाई जाए। लियू किंग्क्यू की बात सुनकर वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बल का जवाब बल से, पानी का जवाब मिट्टी से। जब वह आएगी तब देखेंगे कि उसके साथ कैसे निपटना है। ये कहते हुए वीर प्रताप ने लियू किंग्क्यू की सुंदर जांघ को उठाकर अपने शरीर के बगल में रख दिया और अपना शरीर धीरे से नीचे कर दिया। लियू किंग्क्यू एक पल के लिए चौंक गई। पहले ये शैतान कम से कम पहले चुंबन तो करता था, आज तो सीधे। उसने वीर प्रताप को शिकायती नजरों से देखा, लेकिन तब तक वह काम में व्यस्त हो चुका था। लियू किंग्क्यू ने फिर इच्छा से अपनी बाहें फैला दी, मानो उसे गले लगाने का इशारा कर रही हो। दोनों अब घनिष्ठ अवस्था में थे। लियू किंग्क्यू को कोई शर्म नहीं थी। वीर प्रताप ने भी उसका इशारा ठुकराया नहीं। वह झुककर उसके लाल अधरों को चूमने लगा और दोनों शरीर एक दूसरे से पूरी तरह सट गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर ब्रह्मांडीय शून्य में एक विशाल महल तियानचेन संसार की ओर तेजी से उड़ रहा था। पूरी महल सोने की तरह चमकदार सुनहरा था और बेहद विस्तृत, जो इसे अत्यंत भव्य और राजसी बना रहा था। महल ब्रह्मांड में एक विशाल भूमि की तरह सरक रहा था। उसी समय महल के एक कक्ष में एक अपार सुंदरी स्त्री ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में घातक हत्या की इच्छा चमक उठी। शापित हो, फिर शुरू हो गया। जैसे ही मैं उस संसार में पहुंचूंगी तुम्हें 1000 टुकड़ों में चीर डालूंगी। लियू किंग्क्यू क्रोध से भरी हुई थी। कुछ समय पहले ही वह संत क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, लेकिन संत बनने के बावजूद उसका अवतार किसी का खिलौना बनकर रह गया है। शुरू में उसे अपने अवतार का कुछ पता नहीं चलता था और अवतार को जो भी पीड़ा होती वो उसे महसूस नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बार बार उस घिनौने अत्याचार की अनुभूति उसके दिव्य चेतना के माध्यम से उसके मन तक पहुंचने लगी थी। पहले तो वह अपने अवतार को ही नष्ट कर देना चाहती थी, क्योंकि उस अवस्था में उसके अस्तित्व को बनाए रखना उसके लिए अपमान था। लेकिन हर बार जब वह दिव्य चेतना से अवतार को मिटाने की कोशिश करती तो उनके बीच का संबंध अचानक कट जाता था, मानो कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। अब संत क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचने के बाद भी वह कर्म काटकर अपने अवतार को त्याग नहीं सकती थी। अगर यह अनुभूति लगातार जारी रही तो न सिर्फ उसकी साधना प्रभावित होगी, बल्कि वह पागल भी हो सकती है। लियू किंग्क्यू को शक होने लगा था कि कोई जानबूझकर लियू किंग्क्यू को अपना अवतार बताकर उसे कैद करके यातना दे रहा है, ताकि उसकी साधना रुक जाए और अंत में उसका दांव हृदय टूट जाए। फिर से वह घिनौनी अनुभूति आने लगी। लियू किंग्क्यू ने कसकर दांत भींचे और एक बार फिर लियू किंग्क्यू से दिव्य चेतना के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी क्षण संबंध फिर से कट गया। लियू किंग्क्यू क्रोध से फट पड़ी। शापित हो, फिर वही बात। अब लियू किंग्क्यू को पूरी तरह यकीन हो गया था कि कोई जानबूझकर उसके अवतार को पकड़कर उन घिनौने कामों में लगा रखा है, सिर्फ उसे परेशान करने और उसकी प्रगति रोकने के लिए। नहीं तो हर बार ठीक उसी पल संबंध कैसे कट जाता है जब वह अवतार को नष्ट करने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।